इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिध्वनि के बारे में। इंग्लिश में इसको इको कहते हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? अगर कहीं पे बहुत बड़ा हॉल हो, उस हॉल में किसी एक कोने पे रख हम लोग चिल्लाते हैं या कुछ बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो वह आवाज़ दोबारा लौट कर हमें कान फिर से सुनाई देता है, अपनी ही आवाज़ दोबारा हमको सुनाई देती है। इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। जो हमने यहाँ पे बोला, मान लो ताली ही बजाया, तो ताली की जो आवाज़ है वो दोबारा हमको सुनाई देगी। होता क्या है, वो जाता है दूर वाली दीवार से टकरा कर वापस आता है और फिर हम सुन लेते हैं उसको। तो परावर्तन का घटना से संबंधित ये भी है। अगर हम एक छोटे से रूम में हैं, वहाँ पे बोलेंगे तो ये टकराएगा, वापस आएगा, लेकिन हम लोग सुन नहीं सकते हैं। आता तो है आवाज़, लेकिन उनको समझ नहीं सकते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि कान पर किसी भी साउंड, किसी भी ध्वनि का जो समय होता है वो 1/10 सेकेंड तक होता है। वो 1/10 सेकेंड के बाद अगर कोई दूसरा आवाज़ आएगा, कोई दूसरा ध्वनि आएगा, तभी हम उसको सुन सकते हैं। तो अगर छोटा सा रूम है तो वहाँ पर आवाज़ गया और 1/10 सेकेंड से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि चाल तो बहुत अधिक है, 346 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। तो छोटे से रूम में तुरंत आवाज़ गया, टकराया और वापस हमारे कानों पर आ गया। लेकिन चूंकि वो 1/10 सेकेंड के पहले आया है, इसलिए हम उसको समझ नहीं सकते हैं। आता तो है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। लेकिन वही अगर 1/10 सेकेंड के बाद आए तो हम उस साउंड को दोबारा सुन लेते हैं। तो जब दोबारा सुनते हैं उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। ये होता है कि बहुत बड़ा अगर हॉल हो तो उस हॉल में अगर एक कोने पर रहें या कहीं पर हिल स्टेशन चले गए, पहाड़ों के पास चले गए, तो कहीं दूर से हम लोग चिल्लाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ताली बजाते हैं, तो अपनी ताली की आवाज़ या जो हम ध्वनि निकालते हैं, उस ध्वनि की आवाज़ उस पहाड़ से टकरा कर वापस हमारे कानों पर आता और हम उसको सुन लेते हैं। तो उसका कारण है कि दूरी अधिक होती है। बड़े ऑब्जेक्ट से, बड़े पृष्ठ से टकराने के बाद वो दोबारा हम सुन लेते हैं उसको। इस चीज़ को हम लोग प्रतिध्वनि नाम देते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनाई देता कब है, ये तो समझ में आ गया कि अगर 1/10 सेकेंड का समय वहां पर होना चाहिए। इससे कम समय में अगर वापस आता है, ध्वनि लौट कर आता है, तो हम सुन नहीं पाते। यानी परावर्तित वाली जो ध्वनि है 1/10 सेकेंड के पहले आता है तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो 1/10 सेकेंड या उसके बाद आए तो सुनाई देगा। तो अगर 18-20 मीटर लंबा कोई हॉल हो तो वहां पर एक कोने पे चिल्लाओ तो जरूर सुनाई देगा। लेकिन अगर 5-10 मीटर का हॉल है तो नहीं सुनाई देगा। तो कितना होना चाहिए कम से कम दूरी, मनुष्य से उस पहाड़ की दूरी या हॉल के दीवार की दूरी कितना होना चाहिए, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड है ध्वनि का, जो चाल है 344 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको 340 मीटर पर सेकेंड ही मान लिया उदाहरण के तौर पे, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। और ये दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं। मान लिया ये दूरी यक्स है, तो चाल कितना है? 340 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। हवा में ध्वनि की चाल जाएगी, फिर टकरा कर वापस आएगी। और समय कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड बीत जाना चाहिए। अब कुल दूरी कितना तय करेगा? जो कुल दूरी तय करेगा वो यक्स से जाएगा और यक्स लौट कर आएगा, क्योंकि बस जाने पे नहीं, जाकर लौट कर आएगा तभी हम ध्वनि सुनेंगे। प्रतिध्वनि ये है, ये तो हमने जो निकाला वो पहाड़ से टकराकर जो आएगा वो प्रतिध्वनि है। उसको सुनने के लिए समय होना चाहिए 1/10 सेकेंड के बाद का, पहले का नहीं। तो कुल दूरी जो चलेगा, ध्वनि पहले गया यक्स मीटर, फिर यक्स मीटर लौट कर आया, तो मिलाकर 2 यक्स मीटर की दूरी तय किया। और हम जानते हैं दूरी का सूत्र या चाल का ही सूत्र जानते हो, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहां से जब दूरी ज्ञात करना चाहेंगे तो चाल गुणे समय। अब क्या होगा, मान रख देते हैं, दूरी यहां पर 2x रख दिया, चाल का मान 340 रख दिया और समय का मान 1/10 सेकेंड रख दिया। ये तो 10 कर गया। यक्स छोड़ दें, 2 से भाग दे दें, तो यक्स बराबर हो जाएगा 34/2 यानी 17 मीटर। तो 17 मीटर से अधिक का दूरी होना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि हमने 340 ही माना है कैलकुलेशन के लिए। अगर क्वेश्चन में अगर हमें निकालना है, वहां पे चाल उसका खुद का दिया गया हो कि जो चाल है 344 है या 346 है, क्योंकि जानते हैं ध्वनि की चाल जो है हवा में बदलता रहता है। ठीक है, सबसे कम 332 होता है हवा में, और उसके बाद अगर थोड़ा सा शुष्क वायु है तो वहाँ पे 332 होगा, थोड़ा
नमी वाला वायु होगा तो वहां पर अधिक हो जाता है। तो ये 340 मीटर प्रति सेकेंड हम मानकर इसका कैलकुलेशन किए हैं, तो देखा गया कि मनुष्य से उस पहाड़ की दूरी या जिस हाल में वो खड़ा होकर ये काम करना चाहता है, प्रतिध्वनि सुनना चाहता है, उस हाल का दूरी, उस हाल की दीवार की दूरी मनुष्य से कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर का होना ही चाहिए। तो 17 मीटर की दूरी होने पर वो अपनी ही ध्वनि दोबारा सुन लेता है। तो इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि का काम चमगादड़ों में बहुत ज्यादा होता है। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता है, सब लोग कहते हैं रात में उसको दिखाई देता है, वो रात में आंखों से नहीं देखता है। वो रात में एक तरह की तरंगे, जिसको लोग पराशर में तरंगे कहेंगे, बाद में बताया जाएगा, तो इन तरंगों को बाहर निकालता है। वो तरंगे जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं। तो अगर गया यहाँ से टकरा के वापस आ गया तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पर दीवार है, वो तुरंत अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो वहां पर भी इको का ही काम होता है, प्रतिध्वनि के ही कारण, यानी अपनी ध्वनि रिटर्न होकर जो सुनता है, जो समझता है, उसके ही कारण वो रात में विचरण करता है, चल पाता है या उड़ पाता है। यानी उसकी आंखें नहीं होती है, रात में वो आंखों से नहीं देखता है, वो रात में केवल तरंगों के माध्यम से ही, प्रतिध्वनि के माध्यम से ही सामने दीवार है या कोई चीज है उससे वो बच पाता है और उड़ पाता है। अगला जो टॉपिक है प्रतिध्वनि के बाद, एक टॉपिक है अनुरणन। इंग्लिश में इसको रिवर्बरेशन कहते हैं, यानी एक तरह से इसको गूंज, कमरे में गूंज, अपनी आवाज गूंजने लगती है। कभी कभी सुनने में आता होगा, देखने को मिलता होगा। वो तब होता है जैसे अगर कमरा बिल्कुल खाली हो, नया कमरा बना हो, या कमरे में कोई सामान न रखा गया हो, सब कुछ खाली, बस दीवार ही दीवार हो, तो वहां पर होगा कि अगर हम बोलेंगे तो मेरी आवाज गूंजने लगती है कुछ देर तक। तो इस चीज को कहते हैं अनुरणन, यानी रिवर्बरेशन। तो इसका कारण क्या है? इसमें एक ही आवाज जो है कई बार टकराता रहता है दीवारों से। अगर एक कमरा हो गया छोटा सा या बड़ा सा जो भी हो, यहाँ पर अगर हमने एक बार बोल दिया तो होगा क्या, जो साउंड निकलेगा, साउंड टकराने लगेगा, कई बार टकराने के बाद वापस हमें सुनाई देने लगता है। और एक लगातार होगा, सुनाई दिया, फिर टकराया, फिर गया, सुनाई दिया। तो ये लगातार कई बार वही आवाज गूंजने लगता है, क्योंकि 1/10 सेकेंड तो बीत ही जाएगा, 2-3 बार टकराएगा। कमरे में छोटा कमरा होगा लेकिन लगातार टकराते हुए पहुंचेगा। एक बार वहीं टकरा, एक बार इधर गया, उधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा, ऐसा लगातार जब परावर्तित होते हुए हमारे कानों पर पहुंचता है तो उस समय 1/10 सेकेंड बीत जाता है और लगातार वह गूंज हम सुनते रहते हैं कुछ पलों में। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं अनुरणन। तो ये भी एक तरह का परावर्तन के अंतर्गत आता है। इसके उपाय क्या है, बचने के उपाय? तो अगर कमरा बिल्कुल खाली कर दिया जाए तो वहां पर ये घटना हो जाती है। लेकिन कमरा भरा पूरा हो, सारे सामान वहां व्यवस्थित हो, बेड लगा हुआ हो, अलमारी हो, पर्दे लगे हो, तो देखेंगे आवाज नहीं गूंजता है। तो इसका मतलब क्या है? आवाज को एब्जॉर्ब करने वाले, सोखने वाले एक तरह से मटेरियल वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आवाज को सोखने वाले मटेरियल में जो होता है, मुलायम चीजें होती हैं। जो भी मुलायम चीजें हैं, दीवार तो ठोस है, लकड़ियां ठोस है, दरवाजे ठोस है, वो परावर्तित कर देती है। लेकिन जो मुलायम चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ पर बेड लगा हुआ, बेड पे गद्दे हैं, पर्दे लगे हुए हैं कपड़े के, तो ये जो चीजें लगी होती हैं तो होता क्या है, ये सोख लेती है एक तरह से। आवाज जो निकलेगा वो पर्दे पे जाकर एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाता है। तो जब ध्वनि अवशोषित हो जाता है मटेरियल से, जो घर में पड़े हुए मटेरियल्स हैं, सामान है, उन वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तब ये घटना नहीं होती है। तो बचने के बस यही उपाय है कि वहां पर हम लोग अवशोषित करने वाले चीजों का इस्तेमाल करें। दीवारों पर अवशोषित करने चीज लगे हों, पर्दे लगे हों, मैट लगाओ जमीन पे, गद्दे बिछे हों, तो वहां पर देखेंगे ये घटना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अनुरणन से बचने का ही एक उपाय है केवल। तो ये है प्रतिध्वनि और अनुरणन।